इस दिव्य गाथा में, जहां महाकाल और उज्जैन की आभा आलोकित होती है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट मोड में डालें या स्विच ऑफ कर दें, ताकि आप इस प्रस्तुति का संपूर्ण आनंद बिना किसी व्यवधान के उठा सकें। इस शो के प्रस्तुतकर्ता हैं उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड। निष्पादक हैं मध्य प्रदेश पर्यटन। तो प्रस्तुत है महाकाल की शक्ति, उज्जैन की भक्ति। सबसे प्राचीनतम कहानियों में से आज हम वो कहानी सुनाएंगे जिसका सृजन पूरे ब्रह्मांड के सृजन से पहले हुआ। तब न देव थे, न असुर, न जीव था, न जंतु, न जल था, न अग्नि, न वायु, न भूमि। समष्टि के शून्य में विराजती एक शक्ति, कालातीत और कालों के नियंता। विधाता भी और विध्वंसक भी, अखंड, अचल, अविनाशी। ये कथा है उस महादेव के महाकाल स्वरूप की, जो सृष्टि के आरंभ भी हैं और काल के आगमन भी हैं। वे ही काल के सृजन करता और नियंत्रण करता भी हैं। स्थलों पर स्पर्श हुआ इन बूंदों का। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। अमृत की इन्हीं बूंदों के कारण उज्जैन में हर 12 वर्ष पर कुंभ सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है।
भगवान शिव की लीला देखिए। लोक कल्याण के लिए स्वयं विषपान किया और अपनी नगरी पर अमृत वर्षा करवाई। अमृत की पावन बूंदों से अभिसिंचित ये दिव्य उज्जैन भूमि रामायण के पृष्ठों में भी सम्मिलित हुई। सतयुग के बाद त्रेता युग में माता सीता की खोज में वानर सेना का यहाँ आगमन हुआ। समय की इस यात्रा के माध्यम से अब प्रवेश करते हैं वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में। वानर राजा सुग्रीव अपने यूथपतियों से सभी प्रमुख स्थानों पर जाने के लिए कहते हैं और उन्हें अवंती नगर यानी उज्जैन जाने का आदेश भी देते हैं। मेखला उत्कल के क्षेत्र, दशर्न के नगर, आभ्रवंती, अवंती और विदर्भ के राज्य, साथ ही माहिष्का के आकर्षक राज्य में भी पूरी तरह से खोजना होगा। एक युग भगवान विष्णु के राम अवतार से संपृक्त और अगला युग उन्हीं के एक और दिव्य अवतार से समरस होना, ये अद्वितीय संगम केवल उज्जैन में ही संभव था। परंतु एक क्षण ठहरिए और ध्यान से सुनिए। ये हैं महाकाल के 1008 दिव्य नाम। हाँ, मैंने काल चक्र को परिवर्तित कर दिया है और अब द्वापर युग का शुभारंभ हो चुका है। विस्मय पूर्ण हो जाएंगे ये जानकर कि महाकाल के इन नामों को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रचकर पिरोया था। महाकाल सहस्र नामावली की ये अद्भुत रचना उस समय की है जब योगेश्वर कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और शेषावतार बलराम ने अवंती नगरी में स्थित सांदीपनी ऋषि के आश्रम में वेदांत दर्शन और शस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अवंती ने ऐसा मंत्र मुग्ध कर दिया कि यहाँ 64 दिनों तक रुककर उन्होंने 64 विद्याएं और 14 कलाओं का ज्ञान लिया। उज्जैन का संबंध महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। इस महान महाकाव्य के वन पर्व में उल्लेख किया गया है कि महाकालेश्वर मंदिर में स्थित कोटि तीर्थ जल का स्पर्श मात्र करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता था। और फिर परिवर्तन की इस अनवरत धारा ने एक नई कहानी लिखी। उज्जैन में उदय हुआ मौर्य वंश का। सम्राट बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया और समय के साथ अशोक के शासनकाल में धर्म का विस्तार हुआ। मौर्य वंश के पश्चात विभिन्न राजवंशों, सम्राटों और नरेशों ने उज्जैन की सेवा की। उनमें से प्रमुख मालवागण और फिर गुप्त वंश ने यहाँ राज कर इसके वैभव में वृद्धि की। उज्जैन ने अपने भव्य तेज से जहां महात्माओं और शासकों को आकर्षित किया, वहीं इस नगर पर आतताइयों की दृष्टि भी पड़ी।
शक मध्य एशिया की खाना बदोश जनजाति थी, जिन्होंने उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण कर अपना शासन स्थापित किया। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में जब भारत शकों के अत्याचार से त्रस्त था, तब उन शकों ने उज्जैन पर भी कब्जा कर लिया और फिर उज्जैन में उदय हुआ एक तेजस्वी योद्धा, महाराज विक्रमादित्य का। एक तरफ शकों का बल तो दूसरी तरफ विक्रमादित्य का अद्वितीय पराक्रम। विक्रमादित्य की तलवार महादेव के तीसरे नेत्र सी चमकी। प्रचंड युद्ध हुआ। महाकाल की कृपा से शूरवीरों ने शकों को परास्त किया और उज्जैन में गणतांत्रिक शासन स्थापित किया। इन्हीं महाबली विक्रमादित्य की राज्यसभा महाकाल मंदिर में ही प्रतिष्ठापित थी। आज भी इस मंदिर की घंटियों में विक्रमादित्य की वीरता और शौर्य की प्रतिध्वनि गुंजायमान होती है। राजा विक्रमादित्य और शकों के मध्य हुए युद्ध ने उज्जैन को काल चक्र से अभिन्न रूप से जोड़ दिया, क्योंकि जिस दिन उनको विजय प्राप्त हुई, उस गौरवशाली उपलब्धि के सम्मान में एक नवीन पंचांग का शुभारंभ किया गया, विक्रम संवत पंचांग। आज भी कई हिंदू पर्व और धार्मिक अनुष्ठान विक्रम संवत पर आधारित हैं। पृथ्वी की भौगोलिक कर्क रेखा इस पावन उज्जैन भूमि से होकर गुजरती है। लगभग 300 वर्ष पूर्व उज्जैन विश्व समय का प्रमुख संदर्भ बिंदु था। यही कारण है कि उज्जैन की वेदशाला में वराहमिहिर, आदित्य दास, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे महान विद्वान अनुसंधान और अध्ययन में तल्लीन रहते थे। खगोल शास्त्र का केंद्र, महाकालेश्वर का आवास, जगत गुरु कृष्ण की नगरी, विक्रमादित्य का राज। जयति जय उज्जैनी, वैभवशालिनी नगरी उज्जैन। श्वासों को शिव मंत्र से अलंकृत कर, मन को भाव की गंगा से निर्मल कर, जो भी उज्जैन में महादेव की शरण लेता है, उसका कल्याण होना निश्चित है। आज सुनी सबने गा
हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नेहा ASMR में। तो जी हम क्रंच कर रहे हैं आसिया मैम वाले पार्सल का। एक वीडियो इनकी अपलोड मैंने ऑलरेडी कर चुकी है जिसमें मैंने इनके 2 नकुमट्स का क्रंच किया था, जुहू और वेनिला, ठीक है। और आज इनके जो बाकी 3 रिमेनिंग नकुमट हैं, कौन कौन से हैं इसका वीडियो मैंने अपलोड किया था क्रेव रिलैक्सिंग वाले चैनल पे, तो उसका रहेगा आज क्रंच। 3 जो नकुमट बचे हैं उसका मैं क्रंच करूँगी आज, ये लास्ट वीडियो रहेगा इनका। और मैंने जब पिछली बार क्रंच किया था ना, तो मतलब लास्ट में मुझे काफ़ी मतलब बाद में मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की थी, कुछ मुझे रियलाइज़ हुआ था उस क्रंच के बाद। अगर आज भी नकुमट्स के क्रंच के बाद वैसा मुझे फ़ील हुआ तो वो चीज़ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं करूँगी। अगर होता है तो मैं ज़रूर बताऊँगी फिर कि यार मैं क्रंच करने बैठती हूँ ना और अब मक्खियाँ आने लग जाती हैं, मुझे कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करने के लिए चाहिए होता है। तो अगर वैसा ही मुझे फील हुआ तो मैं बताऊँगी। देख लीजिए, देख रहे हैं, ये देखिए, लग रहा है ये भी मूवी देख के आई है। भाई हट जा। तो स्टार्ट करते हैं क्रंच हम अपना। तो मैं इसमें पहले सबसे इनका ले रही हूँ होल, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा क्रंच करूँगी इस वजह से क्योंकि मैंने जो पिछली बार रियलाइज़ किया था, मे भी मैंने बहुत ज़्यादा क्रंच किया था, नहीं पता। अगर रीज़न वही होगा तो मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ रीज़न होना चाहिए। तो मैं इस बार तो थोड़ा कम क्रंच कर रही हूँ, ठीक है क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा, ठीक है। तो मैं कम ही क्रंच करूँगी। स्टार्ट करती हूँ मैं। हाँ जी यार, ये इनका कोल देखो, मुझे अर्दीनेस नहीं लगी इसमें। अर्दीनेस नहीं है, थोड़ा सा ना भसभसा टाइप का आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्रंची भी नहीं था। बड़े वाले जो मैंने चंक क्रंच किए वो थोड़े से क्रंची थे, छोटे छोटे वाले सारे भस लग रहे थे। अर्दीनेस नहीं लगी। हाँ, नॉन ग्रेटी था पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मुझे ठीक लगा। सो बहुत ज़्यादा अर्दी वाला नहीं था, मतलब कोई ऐसे ब्लैंक टेस्ट आ रहा था, ऐसा कह सकती हूँ, ठीक है।
अब इनका मैं लेती हूँ लोटस। ये तो उससे भी ज़्यादा है। मुझे पता है क्यों देखने में भी ऐसे सारे सेम नहीं लग रहे नकुमट्स। मतलब मैंने शायद उस टाइम अनबॉक्सिंग के टाइम पे भी बोला था, सारे ब्लैक ब्लैक थे। चलो हाँ जी यार, ये इनका लोटस सेम मुझे लगा फ्लेवर। बहुत ज़्यादा अर्दीनेस नहीं था, लिटिल बिट अर्दी था, नॉन ग्रिटी था, नॉन स्टिकी था, मतलब स्टिक बहुत ज़्यादा नहीं किया है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक मुझे फ्लेवर नहीं लगा कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। मैं ये लास्ट इनका है कोकोनट, इसको क्रंच कर लूँ फिर मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ, ठीक है। तो लास्ट बचा है मेरे पास ये कोकोनट, ठीक है।
मैं इसका एक बड़ा चंक ले रही हूँ, ठीक है, और एक आध चंक और लूँगी बस, ज़्यादा नहीं। हाँ जी, तो यार इनका ये कोकोनट सेम वैसे ही मुझे लगा। जो चंक क्रंच दे रहे थे वो थोड़े अर्दी थे और कुछ क्रंच ऐसे भसभसे थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा अर्दीनेस नहीं थी। स्टिक बहुत लिटिल बिट कर रहा है, बहुत लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं बोलूँगी, नॉन ग्रिटी था, ठीक है। अब मेरे पास 2 पॉइंट है शेयर करने के लिए। देखो मेरा ये इन मैम से पहला पार्सल था, ठीक है। मेरा इनसे कोई ऐसा कोई वो नहीं है, मैंने फ़र्स्ट ऑर्डर किया। अब मेरे टेस्ट के हिसाब से ये ओपिनियन मेरी है, मेरे टेस्ट के हिसाब से। पहली बात तो मैं ये शेयर करूँगी कि पिछली बार भी जब मैंने क्रंच किया था नकुमट, तो पिछली बार 2 ही पिछली बार 2 था नकुमट, तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी क्रंच की थी, ठीक है। मे बी इस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आज मैंने थोड़ा कम उस वीडियो के हिसाब से तो कम क्रंच किया है, बट मुझे लास्ट में ये रियलाइज़ हुआ था ना, मेरे दोनों तरफ गालों पे छाले आ गए थे, आज भी आए हैं। मैं चाहूँ तो दिखा सकती हूँ, एक मुझे यहीं पे फील हो रहा है बट मैं नहीं दिखाऊंगी। तो क्रंच के बाद मुझे थोड़ा सा ये ऐसा लगा कि उस बार भी मेरे को लग रहा था, और उस बार थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए था क्योंकि मैंने ज़्यादा क्रंच किया था। आज मैंने इसलिए थोड़ा सा कम क्रंच किया है, बट मुझे फील हो रहा है आज भी। एक ये मुझे शेयर करना था आप लोगों से। दूसरी बात रुको मैं दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये जो मैंने अभी क्रंच किया आपके साथ कोकोनट, ठीक है। अब मैं सब ना 1 मिनट के लिए मिक्स कर दूँगी। ये था इनका, सॉरी कोकोनट तो ये था इनका वो मैंने जो स्टार्टिंग में क्रंच किया था
जो मैंने अभी डाला है, ठीक है। ये कोल था और ये क्या है, लोटस। अब ये मैंने डाल दिया लोटस। ये 3 तरीके के नकुमट हैं, ठीक है। इसमें 3 तरीके के नकुमट आपके सामने मैंने मिक्स किए। आप पकड़ पा रहे हो कि इसमें 3 तरीके के नकुमट, ये सारे एक जैसे ही लग रहे हैं। आप खुद देखो, कोई भी डिफरेंस मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे सारा एक जैसा ही लग रहा है, सारे नकुमट एक जैसे हैं। अब ये बताइए कि मैं क्या ही इसमें बोलूँ। मतलब मैंने उस टाइम पे भी बताया था, मुझे सारे ऑलमोस्ट ऐसे सेम लग रहे थे नकुमट, और इसमें भी कोई डिफरेंस ही नहीं लग रहा है। ये सब ऐसे लग रहा है कि एक ही नकुमट है, ठीक है। तो मुझे टेस्ट भी सबका ऑलमोस्ट सेम टाइप का लगा। मे बी देखो, बात ये होती है कि रोस्टिंग प्रोसेस या तो इन्होंने सारे का एक जैसा रख रखा है, सारे ही नकुमट ये एक ही लेवल पे रोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से ये ऐसे हो जा रहा है। भाई मैं क्या ही बोल सकती हूँ, क्योंकि जब आप ना, और जो ये छाले वाला प्रॉब्लम है, नकुमट जब बहुत ज़्यादा रोस्ट हो जाता है, रोस्टिंग की वजह से भी आपके छालों की प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने ऐसा सुना है फ़िलहाल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हर नकुमट का अलग अलग रोस्टिंग प्रोसेस होता है। जैसे जूहू का थोड़ा कम रहता है, वो एकदम लाइट रोस्ट होता है मेरे ख्याल से। वनीला का उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, बाकी नकुमट का उसके हिसाब से। बट मुझे लग रहा है ये सारे नकुमट्स को एक टेम्परेचर पे ही रोस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये ऑलमोस्ट देखने में भी सेम लग रहे हैं और टेस्ट वाइज भी मुझे सेम ही लगे। अब आप लोग के आँख के सामने ही है, ऐसा नहीं है कि मैंने रोस्ट करके इसको डाल दिया है भाई, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने ही है, इसीलिए मैंने शेयर करी आप लोगों से। तो भाई ये जो मैंने ओपिनियन दिया है, ये मेरे टेस्ट के हिसाब से है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आई रियली डोंट नो। करना था आप लोगों से 2 बातें। एक तो ये नकुमट का मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था स्टार्टिंग से, मैंने बताया भी था आप लोगों को। ये मुझे ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, आई डोंट नो क्या रीज़न है। और ये जो छाले वाली बात मैंने शेयर करी थी, वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। मैंने पिछली बार भी जब मैं नीचे चली गई ना, मुझे तब एक बार की क्लिक किया था माइंड में। तो ये चीज़ें भी शायद बहुत ज़्यादा रोस्टिंग की वजह से होती हैं, या ऐसा कुछ होता है। तो भाई मैं स्पेसिफिक नहीं शेयर कर पाई कुछ भी टेस्ट वगैरह में, बिकॉज मुझे ऑलमोस्ट सबका सेम लग रहा है। हो सकता है ये मुझे लग रहा हो सकता है किसी और को इनका नकुमट बहुत अच्छा लगता हो, तो वो उसके टेस्ट के हिसाब से होगा। और मैंने जो बताया है चीज़ें आप लोगों को, ये मेरे टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो भाई इनका होता है पार्सल यहाँ फिनिश, समाप्त। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट किसी रिव्यू क्रंच वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और पृथ्वी तक पहुंच गई। 4 स्थलों पर स्पर्श हुआ इन बूंदों का, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। अमृत की इन्हीं बूंदों के कारण उज्जैन में हर 12 वर्ष पर कुंभ सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। भगवान शिव की लीला देखिए, लोक कल्याण के लिए स्वयं विषपान किया और अपनी नगरी पर अमृत वर्षा करवाई। अमृत की पावन बूंदों से अभिसिंचित ये दिव्य उज्जैन भूमि रामायण के पृष्ठों में भी सम्मिलित हुई। सतयुग के बाद त्रेता युग में माता सीता की खोज में वानर सेना का यहाँ आगमन हुआ। समय की इस यात्रा के माध्यम से अब प्रवेश करते हैं वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में। वानर राजा सुग्रीव अपने यूथपतियों से सभी प्रमुख स्थानों पर जाने के लिए कहते हैं और उन्हें अवंती नगर यानी उज्जैन जाने का आदेश भी देते हैं। मेखला उत्कल के क्षेत्र, दशर्न के नगर, आभ्रवंती, अवंती और विदर्भ के राज्य
साथ ही माहिष्का के आकर्षक राज्य में भी पूरी तरह से खोजना होगा। एक युग भगवान विष्णु के राम अवतार से संपृक्त और अगला युग उन्हीं के एक और दिव्य अवतार से समरस होना, ये अद्वितीय संगम केवल उज्जैन में ही संभव था। परंतु एक क्षण ठहरिए और ध्यान से सुनिए। ये हैं महाकाल के 1008 दिव्य नाम। हाँ, मैंने काल चक्र को परिवर्तित कर दिया है और अब द्वापर युग का शुभारंभ हो चुका है। विस्मय पूर्ण हो जाएंगे ये जानकर कि महाकाल के इन नामों को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रचकर पिरोया था। महाकाल सहस्र नामावली की ये अद्भुत रचना उस समय की है जब योगेश्वर कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और शेषावतार बलराम ने अवंती नगरी में स्थित सांदीपनी ऋषि के आश्रम में वेदांत दर्शन और शस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अवंती ने ऐसा मंत्र मुग्ध कर दिया कि यहाँ 64 दिनों तक रुककर उन्होंने 64 विद्याएं और 14 कलाओं का ज्ञान लिया। उज्जैन का संबंध महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। इस महान महाकाव्य के वन पर्व में उल्लेख किया गया है कि महाकालेश्वर मंदिर में स्थित कोटि तीर्थ जल का स्पर्श मात्र करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता था। और फिर परिवर्तन की इस अनवरत धारा ने एक नई कहानी लिखी। उज्जैन में उदय हुआ मौर्य वंश का सम्राट बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया और समय के साथ अशोक के शासनकाल में धर्म का विस्तार हुआ। मौर्य वंश के पश्चात विभिन्न राजवंशों, सम्राटों और नरेशों ने उज्जैन की सेवा की। उनमें से प्रमुख मालवागण और फिर गुप्त वंश ने यहाँ राज कर इसके वैभव में वृद्धि की। उज्जैन ने अपने भव्य तेज से जहां महात्माओं और शासकों को आकर्षित किया, वहीं इस नगर पर आतताइयों की दृष्टि भी पड़ी। शक मध्य एशिया की खानाबदोश जनजाति थी जिन्होंने उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण कर अपना शासन स्थापित किया। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में जब भारत शकों के अत्याचार से त्रस्त था, तब उन शकों ने उज्जैन पर भी कब्जा कर लिया और फिर उज्जैन में उदय हुआ एक तेजस्वी योद्धा महाराज विक्रमादित्य का। एक तरफ शकों का बल तो दूसरी तरफ विक्रमादित्य का अद्वितीय पराक्रम। विक्रमादित्य की तलवार महादेव के तीसरे नेत्र सी चमकी। प्रचंड युद्ध हुआ। महाकाल की कृपा से शूरवीरों ने शकों को परास्त किया और उज्जैन में गणतांत्रिक शासन स्थापित किया।
इन्हीं महाबली विक्रमादित्य की राज्यसभा महाकाल मंदिर में ही प्रतिष्ठापित थी। आज भी इस मंदिर की घंटियों में विक्रमादित्य की वीरता और शौर्य की प्रतिध्वनि गुंजायमान होती है। राजा विक्रमादित्य और शकों के मध्य हुए युद्ध ने उज्जैन को कालचक्र से अभिन्न रूप से जोड़ दिया, क्योंकि जिस दिन उनको विजय प्राप्त हुई उस गौरवशाली उपलब्धि के सम्मान में एक नवीन पंचांग का शुभारंभ किया गया, विक्रम संवत पंचांग। आज भी कई हिंदू पर्व और धार्मिक अनुष्ठान विक्रम संवत पर आधारित हैं। पृथ्वी की भौगोलिक कर्क रेखा इस पावन उज्जैन भूमि से होकर गुजरती है। लगभग 300 वर्ष पूर्व उज्जैन विश्व समय का प्रमुख संदर्भ बिंदु था। यही कारण है कि उज्जैन की वेदशाला में वराहमिहिर, आदित्य दास, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे महान विद्वान अनुसंधान और अध्ययन में तल्लीन रहते थे। खगोल शास्त्र का केंद्र, महाकालेश्वर का आवास, जगत गुरु कृष्ण की नगरी, विक्रमादित्य का राज। जयति जय उज्जैनी, वैभवशालिनी नगरी उज्जैन। श्वासों को शिव मंत्र से अलंकृत कर, मन को भाव की गंगा से निर्मल कर, जो भी उज्जैन में महादेव की शरण लेता है उसका कल्याण होना निश्चित है। आज सुनी सबने गा